बढ़िया सैलरी होने के बावजूद भी क्या आप उन पैसों को ढंग से सेव कर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे? क्या आपको भी समझ नहीं आ रहा कि हर महीने मंथ एंड पे आपको पैसों की किल्लत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या आपके पैसे भी उन फालतू की चीजों में खर्च हो रहे हैं जिनकी शायद आपको जरूरत भी नहीं है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज के टाइम में पैसे कमाने से कई ज्यादा वैल्यूएबल स्किल पैसे को बचाना और उसे काम पर लगाना है। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए, इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये लोग पैसों के लिए काम करते ही नहीं बल्कि पैसा इनके लिए काम करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए काम कर मल्टीपल इनकम सोर्सेज को जनरेट करे, तो सबसे पहले आपको उस पैसे को सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए। और पैसे को सही से यूटिलाइज कैसे किया जाता है ये दुनिया का कोई भी स्कूल आपको नहीं सिखाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स बताऊंगा जिसे इस्तेमाल में लाकर आप अपने पैसों का सही से यूटिलाइज कर उसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। पैसों को खर्च करना एक अलग बात है और पैसों को सही तरीके से खर्च करना अलग। सही तरीके से खर्च किया हुआ पैसा हमेशा आपको फायदा ही देगा। इसलिए पैसों को सही खर्च करने का जो पहला रूल है उसे कहते हैं 50-30-20 थंब रूल ऑफ फाइनेंस। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी मंथली इनकम या सैलरी को 50-30-20% के 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। इस रूल को एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी या मंथली इनकम 1 लाख है और उस 1 लाख का 50% यानी 50,000 आपको अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि ग्रोसरी, एकोमोडेशन, ट्रैवल, बच्चों की स्कूल की फीस, हेल्थ चेकअप्स, इन जगहों पर खर्च करना है। और उसी सैलरी के 30% यानी 30,000 को आपको अपनी वांट्स जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना, शॉपिंग करना, थिएटर में मूवीज देखना, ट्रैवल करना, नया फोन लेना, इन सब कामों में खर्च करना है। इसके बाद बाकी के बचे 20% यानी 20,000 को आपको इन्वेस्ट करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, फिजिकल गोल्ड किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। आप महीने में और कुछ करें या ना करें, लेकिन इस 20% को आपको सबसे पहले सैलरी से साइड कर इन्वेस्ट कर देना है। हर महीने यही 20% आपका कंपाउंड होकर ग्रो होता रहेगा और आने वाले 5 से 10 सालों में आपको फाइनेंशियल तौर पर बहुत मजबूत बना देगा। लेकिन इस रूल का एक ड्रॉबैक भी है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम बात कर रहे थे 1 लाख पर मंथ की इनकम की। जरा सोचिए, अगर ये इनकम 5 लाख पर मंथ हो तो क्या तब भी आप 5 लाख के 50% को अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने और 30% को अपनी वांट्स को फुलफिल करने में लगाएंगे? नहीं ना। तो इस केस में हमें इस 50-30-20 थंब रूल को उल्टा कर देना है। यानी कि आपकी मंथली इनकम या सैलरी का 50% इन्वेस्ट होगा और बाकी के बचे पैसों से ही आप अपनी बेसिक नीड्स और वांट्स को फुलफिल करेंगे। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है, ना कि खर्चे। लेकिन कुछ लोग खर्चे करने के मामले में इतने ज्यादा नॉन सीरियस बन जाते हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को हद से ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल नंबर 2 सामने आता है, जो कि है स्टे अवे फ्रॉम बैड डेट्स। डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डेट लेकर अपने अननेसेसरी शौक पूरे करना भी सही नहीं है। आजकल बहुत सारे यंग लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने अनवांटेड शौक को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी बैड डेट में फंसते चले जा रहे हैं। बैड डेट का मतलब है एक ऐसा कर्ज जो आपको एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटीज बना के दे रहा हो। अगर आप एसेट्स बनाने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो ऐसा कर्ज आज नहीं तो कल आपको फायदा ही देगा। लेकिन अगर आप लायबिलिटीज के लिए कर्ज ले रहे हैं तो ऐसा डेट आपको अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं इस बैड डेट से कैसे बचा जाए। तो उसका एक सिंपल सा रास्ता है, वेट एंड ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल, आप नया मोबाइल फोन खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन आपको मोबाइल लेना नहीं है। सिर्फ 30 दिनों तक वेट करना है और अपने आप से पूछना है कि क्या सच में आपको इस नए मोबाइल की जरूरत है भी या नहीं। अगर तो ये वांट होगी तो शांत हो जाएगी, लेकिन अगर ये नीड होगी तो इस केस में आपको मोबाइल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता लेकिन वांट के साथ किया जा सकता है। कोई भी नया खर्चा करने से पहले आपको वेट करना है और वांट एंड नीड के बीच का डिफरेंस समझना है। और जिस दिन आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे उस दिन आप फालतू के खर्चों से बच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और आपसे ना चाहते हुए भी फालतू के खर्चे हो जा रहे हैं, तो आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए हमारा रूल नंबर 3 सामने आता है, जिसका नाम है
एनवेलप सिस्टम स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले उसका 30% निकाल कर साइड कर लेना है और उन पैसों को एक एनवेलप में डाल देना है। याद रहे, आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके उसे एक एनवेलप में डाल देने हैं और आपकी जितनी भी वांट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए उस एनवेलप में पड़े पैसों का ही इस्तेमाल करना है। अगर मंथ एंड पे आपको अपनी वांट्स फुलफिल करने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ती है तो समझ जाइए कि फॉल्ट आपकी कम सैलरी का नहीं बल्कि आपका ही है। शॉपिंग करते हुए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि पेमेंट करते वक्त आपको किसी भी कार्ड या यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसी फिजिकल कैश को यूज करना है जो एनवेलप में पड़ा है। जब हम किसी को अपने पर्स से पैसे निकाल कर देते हैं तो हमें किसी चीज को खोने की एक फीलिंग महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हमने पता नहीं कितना ही ज्यादा खर्चा कर दिया हो, और जब ऐसी फीलिंग आने लग जाए तो हम पैसों को लेकर और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कम खर्चों की तरफ फोकस करने लगते हैं। लेकिन जब हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब हमें ऐसी कोई फीलिंग महसूस नहीं होती, जिस वजह से हम फालतू के खर्चे और ज्यादा करने लग जाते हैं और मंथ एंड में बिल्कुल खाली हो जाते हैं। बस इसी साइकोलॉजी को हमें इस्तेमाल कर अपने पैसों की वैल्यू को समझना है और फालतू के खर्चों से बचना है। अब तक तो हमने बात की सिस्टमैटिक वे में पैसों को खर्च करने की, अब बात करते हैं सिस्टमैटिक वे में पैसों को सेव एंड इन्वेस्ट करने की। और यहीं पे हमारा रूल नंबर 4 निकल के आता है, जो कि है ऑलवेज हैव इमरजेंसी फंड्स। मान लीजिए कि कल को आपकी जॉब चली गई या आपका बिजनेस बंद पड़ गया, तो इस टफ कंडीशन में आपका इमरजेंसी फंड ही आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपका महीने का अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने का मिनिमम खर्चा कितना है। फॉर एग्जाम्पल, ये अमाउंट 10,000 निकल कर आती है। अब साल में 12 महीने होते हैं, तो इस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, जो कि बना 1,20,000 रुपए। यानी कि कल को अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आता भी है तो आप इस 1,20,000 रुपए के इमरजेंसी फंड्स को यूज कर सकते हैं सर्वाइव करने के लिए। अब आपको सबसे पहले इस 1,20,000 रुपए को सेव करना शुरू करना है, यानी कि अपनी वांट्स को कम करके महीने के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको निकालने हैं ताकि आप अपने लिए इमरजेंसी फंड्स जोड़ सके। ये इमरजेंसी फंड्स कैश के अलावा आपके पास किसी भी तरह के स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड्स आपकी नज़र से दूर लेकिन पहुंच में होना चाहिए ताकि मुश्किल के समय में आप इन फंड्स को आसानी से एक्सेस कर सके। अब बात करते हैं अपने लास्ट रूल और रूल नंबर 5 की, जो है इंश्योर योरसेल्फ फर्स्ट। आज के टाइम में इंश्योरेंस लेना मोबाइल लेने से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। आजकल हॉस्पिटल के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आपकी कुछ दिनों की एक छोटी सी हॉस्पिटल विजिट आपकी सेविंग्स को एक ही झटके में ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर वही आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो तो सोचिए आपका बैंक बैलेंस खाली होने से बच सकता है। इसके अलावा अगर आप घर में इकलौते कमाने वाले हैं या घर में सबसे ज़्यादा कमाने वाले हैं तो आपकी हेल्थ प्लस लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर के मेन मुखिया को ही कुछ हो गया तो फैमिली के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस ज़रूर लें और खुद को और अपने परिवार वालों को सेफ रखें। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी 5 रूल्स बताए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी स्कूल या कॉलेज इस बारे में आपको कभी नहीं सिखाएगा, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस का काम आपको स्किल्ड वर्कर बनाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना नहीं। अगर आप फाइनेंस के ऐसे और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।